बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास नया टॉपिक है और नई ऑर्गेनेली को हम डिस्कस करेंगे। वो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ membrane bound channels present throughout the cytoplasm of eukaryotic सेल। ये एक नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्क से आप मतलब ये कह लें कि हर तरफ ना, मतलब जिस तरह हमारे नेटवर्क होते हैं ना, नेटवर्क जहाँ तारों के जरिए आते हैं तो हर जगह पे फैली होती हैं। ये भी साइटोप्लाज्म में हर जगह पे फैला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और ये मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन बाउंड जहां भी है, इसका ये मतलब होता है कि ये 2 मेम्ब्रेन्स है इसके पास, ठीक है। और हमने ये पढ़ा है कि जो उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं, उनके पास 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। और जो प्रोकैरियोटिक होता है उसके पास वो ऑर्गेनेलीज होती हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, यानी उनके पास सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है। तो ये एक नेटवर्क है जो मेम्ब्रेन बाउंड है और साइटोप्लाज्म में हर तरफ फैला हुआ है। और ऊपर इन्होंने खुद ही बता दिया मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा। अब ये प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म से मुराद ना ये है कि इसको हम डायग्राम के जरिए देखते हैं कि ये हमारे पास सेल है और ये हमारे पास न्यूक्लियस है। तो ये इस तरह हर जगह पे फैला हुआ है, इधर इधर करके हर जगह पे फैला हुआ है, प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ठीक हो गया। बस इसकी यही डेफिनेशन की गई है। उसके बाद इसकी 2 टाइप्स लिखी गई हैं। एक टाइप उन्होंने आपको बताई है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसकी एब्रीविएशन है RER। ठीक हो गया। और दूसरी टाइप है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसकी एब्रीविएशन है SER। अब आगे इन दोनों को डिस्कस किया गया है, तो वो डिस्कस करते हैं। अब पहले हमारे पास जो टाइप है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसकी एब्रीविएशन है RER। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास न्यूमरस राइबोसोम्स होते हैं, यानी ज्यादा तादाद में राइबोसोम्स होते हैं ऑन इट्स सरफेस। हम राइबोसोम पढ़ चुके हैं, राइबोसोम की ऑर्गेनेली को पढ़ चुके हैं। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल बॉडी होती है, न्यूक्लियोलस, उसके अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियर एनवेलप के जरिए ये साइटोप्लाज्म में आता है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर भी अटैच होता है। तो ये राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर अटैच होकर प्रोटीन सिंथेसिस करता है। यहाँ पर राइबोसोम का फंक्शन ही प्रोटीन सिंथेसिस है। वो जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस पर आके करता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम serves the protein synthesis यानी फॉर्मेशन। इसको डायग्राम के जरिए देखते हैं। हमारे पास ये न्यूक्लियस है, सेल नहीं है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द यूं करके ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम फैला होता है और फिर एंड पे आके यहाँ पे हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसके ऊपर यहाँ पे आके राइबोसोम अटैच हो जाते हैं और यहाँ पर आके वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं।
क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक में रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं, इसी वजह से इसकी सरफेस जो है वो रफ होती है। तो बुक में नहीं बात, लेकिन आप याद कर लें कि राइबोसोम क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर होता है, इसकी वजह से ये रफ होता है। और सिर्फ यही बात लिखी गई है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात, रेटिकुलम क्या। फिर उसके बाद सेकंड टाइप को डिस्कस किया हुआ इन्होंने, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहली बात इन्होंने यही लिखी हुई है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम नहीं होते। लेक यानी कमी, यानी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इसके पास राइबोसोम्स। राइबोसोम सिर्फ पाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम नहीं होते और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम होते हैं। ठीक हो गया, सिर्फ ये बात लिखी गई है। उसके बाद इसके फंक्शन को डिस्कस किया हुआ है, तो वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। पहला जो फंक्शन लिखा गया है वो इसका जो लिपिड मेटाबॉलिज्म में लिखा गया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म से ना आप मुराद ये ले लें कि ये लिपिड की फॉर्मेशन करता है, फिर उसकी मॉडिफिकेशन करता है और फिर उसको ब्रेक डाउन कर देता है। और ब्रेक डाउन में जो उसके पास प्रोडक्ट्स आती हैं वो खुद भी यूटिलाइज करता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी सेल्स को भी सेंड कर देता है ताकि वो भी अपनी नीड पूरी कर लें। तो मेटाबॉलिज्म में आप कह लें कि फॉर्मेशन होती है, फिर मॉडिफिकेशन होती है उस लिपिड की, फिर ब्रेक डाउन होती है और ब्रेक डाउन के बाद जो प्रोडक्ट आती है उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो पहला जो इसका काम है वो है लिपिड मेटाबॉलिज्म। फिर दूसरा ये है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर। ट्रांसपोर्ट वन मटेरियल टू द अदर प्लेसेस। मटेरियल्स को या सब्सटेंस को या फूड को एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। दूसरा इसका फंक्शन ये है। तीसरा फंक्शन हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा फंक्शन जो है ना ये डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई दी हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है। एक चीज याद रखिएगा, जहां भी DE यानी DI इसका मतलब होता है रिमूव। ठीक होगा, रिमूव। और टॉक्सिफाई से मुराद है हार्मफुल सब्सटेंस, यानी आपकी बॉडी में या फिर सेल में अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ जाता है तो उसको सेल से रिमूव करने का जो काम है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करता है यानी रिमूव कर देता है, सेल से ही खत्म कर देता है उसको। ये इसका थर्ड फंक्शन है। और उसके बाद इसका जो फोर्थ फंक्शन है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी मदद करता है हमारी। मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी हम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं या रिलैक्स कर रहे होते हैं मसल्स को, उसके अंदर भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है। तो इसके ये 4 फंक्शन है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिर्फ एक ही फंक्शन डिस्कस किया है, वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। कर तो राइबोसोम रहा होता है, लेकिन राइबोसोम को आप कहने की एक जगह दे रहा होता है कि यहाँ पर आकर राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करे। तो ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऑर्गेनेली थी जो डिस्कस की। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेली है वो है गोल्जी ऑपरेटस। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी लिखी गई है कि डिस्कवर किसने की है, तो सर वो देखते हैं। डिस्कवरी जो की गई है वो 1898 में की गई है। इन 1898 कामिलो गोल्जी, इन्होंने ये ऑर्गेनेली पहले डिस्कवर की थी। और ये जो थे ये फिजिकल थे। ठीक हो गया। अब ये फाउंड कहाँ होता है, मतलब कहाँ कहाँ ये गोल्जी ऑपरेटस पाया जाता है या किस सेल में ये पाया जाता है। तो ये एनिमल एंड प्लांट दोनों के सेल में गोल्जी ऑपरेटस पाया जाता है। एनिमल
and plant cell both contain Golgi apparatus. अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं गोल्जी apparatus की. यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं गोल्जी apparatus की. ठीक हो गया. तो the flattened sacs present in the cytoplasm is called cisternae. When cisternae stacked over each other and make a structure that is गोल्जी apparatus. ठीक है. इसी डेफिनेशन के अंदर सिस्टर्नी की भी डेफिनेशन हो गई है. तो अगर अलग से आए ना तो यही पूरी बात लिखनी है आपने. ठीक है. यहाँ तक नहीं लिख देना क्योंकि एक लाइन है तो एक लाइन से नंबर पूरे नहीं आपको मिलेंगे. अब हम इसको समझते हैं. मोस्टली जो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्स होते हैं ना वो सर्कल्स में होते हैं, यानी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और सर्कल की फॉर्म में होते हैं. बट यहाँ पे पीछे उन्होंने लिखा हुआ है फ्लैटेंड है, यानी सेक है पर ये एक ऐसा सेक है जो फ्लैट है यूं करके कुछ. ठीक हो गया. तो ये जो एक फ्लैटेंड सेक है ना जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है उसको कहते हैं सिस्टर्नी. ठीक है. और जब बहुत सारे सिस्टर्नी व्हेन सिस्टर्नी स्टैक्ड ओवर ईच अदर, यानी ये एक सिस्टर्नी है फिर उसके बाद ये दूसरी तीसरी चौथी, तो मतलब इससे भी ज्यादा होते हैं. लेकिन ये जो चार सिस्टर्नी जब ये अपने ऊपर एक के ऊपर दूसरी दूसरे के ऊपर तीसरी स्टैक होती हैं तो ये जो एक स्ट्रक्चर बन जाता है इस स्ट्रक्चर को गोल्जी apparatus कहा जाता है. ठीक हो गया. गोल्जी apparatus. और ये जो सिर्फ एक स्टैक है इसको सिस्टर्नी कहा जाता है. आप कहने के ग्रुप ऑफ सिस्टर्नी आर कॉल्ड गोल्जी apparatus और जो सिर्फ ये एक फ्लैटेंड सेक है उसको सिस्टर्नी कहा जाता है. सही हो गया. ये है हमारे पास गोल्जी apparatus की डेफिनेशन. अब गोल्जी apparatus का आगे फंक्शन बताया गया है और उसी के साथ ही गोल्जी वेसिकल की डेफिनेशन भी बताई गई है, तो वो देखते हैं. अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं और इसी के साथ ही उन्होंने गोल्जी वेसिकल की डेफिनेशन की हुई है वो भी देख लेते हैं. तो इसका जो फंक्शन है ना ये मॉडिफाई करता है प्रोटीन को, मॉडिफाई करता है प्रोटीन को जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा होता है. और वो प्रोटीन बना कौन रहा होता है? राइबोसोम बना रहा होता है जो इसकी सरफेस पर मौजूद होता है. अभी हमने पढ़ा है राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर मौजूद होते हैं वो जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं उसकी मॉडिफिकेशन जो है वो गोल्जी apparatus करता है. जब इसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है तो वो इसको पैक कर देता है. पैक करके एक स्मॉल सैक मेम्ब्रेन बाउंड बना देता है. वो जो एक स्मॉल है यानी ये एक सैक है. ठीक है. समझ लें यही प्रोटीन था और इसको उसने मॉडिफाई कर दिया और उसको एक स्मॉल सैक में लेकर और उसको मेम्ब्रेन बाउंड कर दिया. मेम्ब्रेन बाउंड से मुराद है कि इसके पास अब दो मेम्ब्रेन है, एक तो इसकी अपनी और ये जो एक दूसरी जो गोल्जी apparatus ने इसको प्रोवाइड की है. तो अब ये जो एक स्ट्रक्चर बन गया ना इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है गोल्जी वेसिकल. गोल्जी वेसिकल. ठीक हो गया. स्मॉल सैक मेम्ब्रेन बाउंड को हमने क्या कहा है? गोल्जी वेसिकल. दोबारा रिपीट करते हैं
कि राइबोसोम जो था, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच था, उसने जो प्रोटीन बनाई उसको गोल्जी अपरेटस मॉडिफाई करता है, और मॉडिफाई करने के बाद उसको स्मॉल सैक, यानी पहले ब्लैक वाला जो है ना उसको स्मॉल सैक में ले आता है, और फिर उसके बाद उसको मेम्ब्रेन बाउंड कर देता है, यानी एक और ऊपर उसके ऊपर मेम्ब्रेन लगा देता है। तो वो जो अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं गोल्जी वेसिकल। ठीक हो गया। जब इसका फंक्शन पूछेगा ना तो आपकी बुक में लिखा हुआ है इट मॉडिफाइज द प्रोटीन, तो आपने ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। लेकिन जब स्पेसिफिक डेफिनेशन की जाएगी ना, कि उन्होंने लिखा होगा व्हाट इज अ गोल्जी वेसिकल या डेफिनेशन ऑफ अ गोल्जी वेसिकल, तो फिर आपने 3 वर्ड ऐड कर देने हैं, व्हेन दी गोल्जी अपरेटस, ठीक है। 4 वर्ड, ये तीन, या फिर आप सिर्फ व्हेन गोल्जी अपरेटस लिखते हैं या व्हेन दी गोल्जी अपरेटस। तो आपने लिख देना कि व्हेन दी गोल्जी अपरेटस मॉडिफाइज द प्रोटीन एंड पैक्स देम इनटू स्मॉल सैक मेम्ब्रेन बाउंड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द गोल्जी वेसिकल। ठीक हो गया। सवाल जिस तरह किया जाता है ना, उसकी नोयत देखकर उस तरह का हमने जवाब देना होता है। ये नहीं कि रट्टा मारा हुआ तो वही लिख देना है, सीक्वेंस बनाना होता है। तो ये इसका फंक्शन है, और इसी के साथ इन्होंने गोल्जी वेसिकल की डेफिनेशन की है। अब ये जो गोल्जी वेसिकल बन जाता है ना, ये इसके मतलब दो, ऐसे क्या कह सकते हैं, इस गोल्जी वेसिकल के मतलब 2 तरीके से इसको यूज किया जाता है, या इसे फिर सेल में ही रखा जाता है, कैप्टन सेल, इसको सेल में ही रखा जाता है कि बाद में यूज कर दिया जाए, या फिर सेल के अंदर ही इसको यूटिलाइज कर लिया जाए, या फिर सेक्रेशन की फॉर्म में इसे सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। सेक्रेशन की फॉर्म में इसे आउट ऑफ द सेल कर दिया जाता है, यानी सेल से इसे बाहर निकाल देते हैं। ये जब गोल्जी वेसिकल बन जाते हैं तो इसके 2 मतलब उसे क्या कहते हैं आप, इसको यूटिलाइज करने के तरीके हैं कि या इसे सेल में ही रखा जाता है, या सेल के अंदर ही यूटिलाइज कर दिया जाता है, या सेक्रेशन की फॉर्म में सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। अब गोल्जी अपरेटस के साथ ही इन्होंने आपको एक साइड पैच दिया हुआ है जो एज ए एमसीक्यू है, वो ये है कि 1906 में गोल्जी को नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज दिया गया था फिजियोलॉजी की फील्ड में, दी गई थी इनको नोबेल प्राइज, और मेडिसिन की फील्ड में। मेडिसिन से तो हम वाकिफ हैं, फिजियोलॉजी से भी हम वाकिफ हैं, हमने ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो पढ़ी थी उसमें हमने फिजियोलॉजी पढ़ी थी। फिजियोलॉजी क्या थी कि फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो गोल्जी यानी कामिलो गोल्जी जो हमने अभी पीछे पढ़ा, इसका पूरा नाम कामिलो गोल्जी है, जिसको 1906 में नोबेल प्राइज दिया गया था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन की फील्ड में। अब हम इसको ना डायग्रामेटिक देखते हैं, और डायग्राम के जरिए सारा एक दफा इसको रिव्यू भी कर लेंगे। अब हम गोल्जी अपरेटस की ऑर्गेनेली को डायग्राम के जरिए देखते हैं, और इसके फंक्शन को भी साथ साथ देख लेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सिस्टर्नी है, ठीक है। ये सिर्फ एक हमारे पास जो फ्लैटेंड सैक होता है उसको सिस्टर्नी कहा जाता है, और जब स्टैक्ड और फ्लैटेंड सैक्स आ जाते हैं, यानी सैक्स ऑफ उसे क्या कहते हैं, सिस्टर्नी आ जाते हैं, यानी या आप यूं कह लें ग्रुप ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है। जब ग्रुप ऑफ सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर उसे क्या कहते हैं स्टैक हो जाते हैं, तो वो गोल्जी अपरेटस की शक्ल ले लेते हैं। साथ साथ हम इसको डिफाइन कर देते हैं। ये सिर्फ जो एक है वो हमारे पास है सिस्टर्नी, ठीक हो गया। पर ये जो ग्रुप है पूरा, ये है हमारे पास गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके हम फंक्शन देखते हैं। फंक्शन आप इमेजिन करें, यहाँ पे हमारे पास 2 सेक्स आ जाते हैं, या फिर आप कह लें कि प्रोटीन आ जाती हैं। यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं कि ये प्रोटीन्स हैं फ्रॉम, यानी कहाँ से आ रही हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही हैं। ये प्रोटीन्स हैं। अब ये प्रोटीन्स सिस्टर्नी के अंदर आ जाएंगी, या फिर गोल्जी अपरेटस के अंदर आ जाएंगी। अंदर कैसे आएंगी, यानी मान लें ये आगे मूव कर गया, ये भी आगे मूव कर गया। अब इसको ये इंगल्फ कर लेगा। इंगल्फ कैसे किया जाता है, इंगल्फ का मतलब होता है इस तरह करके इंगल्फ कर देना, यानी यूं करके अंदर, जैसे हम नवाला नहीं लेते अंदर, तो सेम ये इसको अंदर इंगल्फ कर लेता है, और ये भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल इंगल्फ हो जाएगा अंदर यूं करके।
और जब ये इनगल्फ हो जाएगा तो ये जो हमारी स्पेस खाली हो गई है, ये स्पेस दोबारा बन जाएगी और ये जो हमारे पास प्रोटीन का मॉलिक्यूल है ये इस तरह पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा यूं करके। ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल सिस्टेनी के अंदर आ गया है या फिर गोल्जी एपरेटस के अंदर आ गया, बात एक ही है। तो इसको हम इसको लगे रहने देते हैं, हाँ बना रहता है। अब ये सिस्टेनी के अंदर आ गया। अब हमने गोल्जी एपरेटस की फंक्शन ये पढ़ा है कि ये मॉडिफाई करता है प्रोटीन को। अब ये ना इसके अंदर प्रोसेस हो रहे होंगे, इसको ये मॉडिफाई कर रहा होता है, फिर ये इसको पास करेगा, इसको पास करेगा और इसको पास करेगा। जब ये पास होकर यहाँ पे बाहर निकलेंगे तो ये गोल्जी वेसिकल की शक्ल ले लेंगे। मान ले यहाँ से एक निकल आया और एक यहाँ से निकल आया, और यहाँ पे जब ये इधर आ जाएंगे मूव करके तो ये मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसकी मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास वो स्मॉल सैक है या फिर वो मॉडिफाइड प्रोटीन है। अब ये जो मॉडिफाइड प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन बाउंड है इसको हम गोल्जी वेसिकल कहते हैं, इसको हम गोल्जी वेसिकल कहते हैं। अब तो हमने कहा था कि गोल्जी वेसिकल को केप्ट इन सेल यानी सेल के अंदर भी रखा जा सकता है या फिर सेक्रीट भी किया जा सकता है। हम वैसे ही मेंशन कर रहे हैं कि इसको सेल में ही केप्ट किया जा रहा है और इसको सेक्रीट किया जा रहा है आउट ऑफ द सेल, सेक्रीट आउट ऑफ द सेल, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी डायग्राम भी बन गई, इसका फंक्शन भी डायग्राम के जरिए देख लिया और एक दफा दोबारा इसको हमने रिव्यू भी कर लिया। तो आज का हमारे पास यही टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।